हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट स्मार्ट नॉलेज। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, और वो भी बहुत अच्छे से सॉल्व करके। आपको मैंने 3 सैंपल पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करके समझा दिए थे, लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर जी हमारा पेपर है ना, तो आप इसके लिए कम से कम एक सैंपल पेपर की हमारी जो प्रैक्टिस है, हमारी जो प्रिपरेशन है, ये और करवा दो। तो बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने 4th सैंपल पेपर को, ठीक है। और इस पेपर में आपको मैं बाकी के और जो पेपर है ना, उनके क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन भी करवा दूंगा, ठीक है, जैसे कि आपकी जो प्रिपरेशन है ना बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप सभी को एडवांस में ही आपके क्लास 11th के सोशोलॉजी के फाइनल के एग्जाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करेंगे अपने सेक्शन नंबर ए की। अब सेक्शन ए में है हमारे एमसीक्यू, इसीलिए सेक्शन ए जो है वो हमारा 16 नंबर का है, क्योंकि इसमें हमारे 16 एमसीक्यू है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो बच्चों, आपका मॉर्निंग का आज पेपर है, इवनिंग का कल है, तो सारे बच्चे इन एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर दो अपनी तरफ से, ठीक है। मेरे आंसर बताने से पहले मन ही मन जरूर सोचना या फिर लाइव चैट में देना आंसर। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि अभी आपका पेपर होने वाला है और आपने कितनी तैयारी कर रखी है। और आप मुझे बताना जब ये वीडियो एंड हो जाएगी ना, तो सारे बच्चे मुझे स्कोर बताना कि सर जी हमारा कल पेपर होने वाला था और मैंने 16 में से ना इतने एमसीक्यू का आंसर दिया, तो मुझे अंदाजा लग जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। ध्यान से देखना बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये आपकी एक परिभाषा है। अब ये जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, किसकी परिभाषा है? ध्यान से देखो, यह साझा संस्कृति, साझा सांस्कृतिक प्रथाओं, दृष्टिकोणों और भेदों को संदर्भित करता है जो लोगों को एक दूसरे से अलग करता है। अगर आपने ध्यान से देखा है, क्या कहा गया है? ये दृष्टिकोण है, ये कुछ सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, कुछ भेद हैं जो कि लोगों को दूसरों से अलग करती है। तो ये किस चीज को दर्शाता है? वर्ग नहीं यार, वर्ग तो आपस में जोड़ते हैं लोगों को, ठीक है ना। जो वर्ग हैं, वर्ग होते हैं हमारे 4, वो तो जोड़ते हैं एक प्रकार से। ये चीज होती है बच्चों जातीयता। क्या होती है? जातीयता। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे नेशनलिटी की जगह कोई दूसरा वर्ड होना चाहिए था, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, बड़े ध्यान से देखना, इसमें आपका एक क्वेश्चन और कंप्लीट होगा। क्या कहा गया है? यूरोप की किस अवधि को समाज शास्त्र में पुनर्जागरण का काल कहा गया है? जैसा कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि 17th एंड 18th सेंचुरी जो है उसको पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। तो इसी प्रकार से यूरोप में जब हम समाज शास्त्र के पुनर्जागरण की बात करते हैं तो वो किस टाइम पीरियड को कहते हैं, ठीक है। छोटा आपका जो आंसर है वो तो यही हो गया। अगर पेपर में 2 नंबर में ये पूछा जाए कि यूरोप में ये जो समाज शास्त्र में पुनर्जागरण काल था, इसमें समाज शास्त्रियों की क्या राय थी, उन्होंने क्या कहा था, तो कैसे लिखोगे? तब आप लिखोगे कि यूरोप में पुनर्जागरण काल में, इस काल में जब दार्शनिकों ने धार्मिक सिद्धांतों की सर्वोच्चता को खारिज कर दिया था, सच्चाई के साधन के रूप में स्थापित, कारण और मानव के एकमात्र वाहक के रूप में स्थापित किया था। यानी कि जितने भी धार्मिक सिद्धांत हैं उनकी सर्वोच्चता को खारिज कर दिया था, ठीक है ना। और नई जो व्यवस्था थी वो इन्होंने लागू की थी, सच्चाई को इन्होंने बेसिकली बहुत ज्यादा मायने दिए थे। तो ये जो पुनर्जागरण काल है ये 18th सेंचुरी का है। कब की बात हो रही है? 18th सेंचुरी की। ओके, इसी प्रकार से आपका इंग्लिश में हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके बच्चों, चलिए अब एक वैसे एमसीक्यू मैंने आपको पेपर नंबर 1 में ही करवाया था, और वो ये था कि जो प्रभु जाति शब्द है, ठीक है ना, ये किस समाज शास्त्री ने दिए हैं। अगर पेपर में ये पूछा जाए कि प्रभु जाति शब्द किसको इंडिकेट करता है तो कैसे बताओगे? तब आप बताओगे कि प्रभु जाति शब्द, जैसा कि नाम से पता चलता है, जाति में प्रभु, जाति का भगवान एक प्रकार से, तो समाज में जमींदार, मध्यवर्ती जाति समूह, ये उनको संदर्भित करता है जो कि संख्यात्मक रूप से बहुत ही धनी लोग होते हैं, उनको ये प्रभु जाति कहते हैं। तो ये जो है ना बच्चों, ये एम.एन. श्रीनिवास ने कही है। किसने? एम.एन. श्रीनिवास ने। ओके, इसी प्रकार से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जब हम जाति की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम जाति की विशेषताएं भी समझ लें, है ना। तो जाति के बारे में आपको यहाँ पे सही कथन का चयन करना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट करवाता हूँ, ठीक है ना, एमसीक्यू भी और 2 नंबर का क्वेश्चन भी, टाइम कम है ना इसीलिए। तो जाति के बारे में कौन सा कथन सही है? सबसे पहला, जाति जो होती है बच्चों ये जन्म पर आधारित है। बिल्कुल ठीक है, हम जिस भी जाति में जन्म लेते हैं हमें वही जाति मिल जाती है, जो भी आपकी जाति है आपके हिसाब से, ठीक है। जाति जो है
इसमें विवाह से संबंधित, खान पान आदि से संबंधित बहुत ही कठोर नियम होते हैं। हाँ भाई, ये भी ठीक है। जाति व्यवस्था स्थिर संगठन है, यानी कि इसमें बदलाव ना के बराबर होता है, तो ये भी सही है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, डी वाला जो ऑप्शन है ये उपरोक्त तो सभी हमारा राइट हो जाएगा। तो आपको क्या पता चला जाति के बारे में? अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए जाति की विशेषताएं लिखो, जन्म पर आधारित है, विवाह संबंधित, खान पान संबंधित कठोर नियम है, जाति व्यवस्था स्थिर संगठन है, और भी 1-2 पॉइंट अपने इस पर ऐड कर दोगे, है ना बच्चों। चलिए अब बात करते हैं इसकी इंग्लिश मीडियम की। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कास्ट। तो सारी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 5। अब 5 में बड़े ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि इसमें आपके 4 बातें एक ही बार में समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखो, सबसे पहली बात क्या कही गई है कि रिजले का ये तर्क था कि जो जाति का उद्भव है वो प्रजाति से हुआ है। तो भाई रिजले ने क्या तर्क दिया, यानी समाजशास्त्री रिजले, इन्होंने कहा कि जो जातियां हैं इनका उद्भव हुआ है प्रजाति से। ठीक है, पहला कथन बिल्कुल सही है, ये सही कहते हैं। डीपी मुखर्जी ये मानते थे कि जो भारतीय संस्कृति है तथा जो समाज है भारत का, ये पाश्चात्य अर्थ में व्यक्तिवादी नहीं है, तो ये भी सही है। तो यानी कि दूसरी बात भी हमारी यहाँ पे सही हो गई, है ना। एक कल्याणकारी राज्य सकारात्मक व लोकतांत्रिक होता है, यानी कि कल्याणकारी राज्य की 3 विशेषताएं होती हैं, ठीक है। एक तो सकारात्मक और लोकतांत्रिक होता है, अर्थव्यवस्था मिश्रित होती है, इस प्रकार से 3 विशेषताएं हो गई, ठीक है। तो ये तीसरी बात भी हमारी सही है। चौथी पढ़ो बच्चों, धुर्य ने जनजातियों को एक भिन्न सांस्कृतिक समूह के रूप में पहचानने के समर्थक थे। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो धुर्य जो हैं ये जनजातियों को विभिन्न सांस्कृतिक समूह में नहीं, बल्कि ये किसमें समझने में बेसिकली समर्थक थे, पिछड़े हिंदू। किसके? पिछड़े हिंदू के समर्थन में थे, है ना। तो आपका चौथा गलत हो गया। तो क्या बोलेंगे बच्चों, ऑप्शन जो हमारा सी वाला रहेगा, ये रहा देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, ये करेक्ट है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इन सभी चीजों को अच्छे से समझ सकते हो। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपको 4 बातें एक ही बार में समझ में आ गई ना। अब कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो कर दोगे अच्छे तरीके से। चलिए इंग्लिश में आ जाएगा आपका, यहाँ पे ये सारे के सही हैं, बट यहाँ पे ये गलत हो जाएगा 4th वाला। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 की बात करते हैं। अब 6 में बेसिकली देखिए क्या है, अभिकथन और कारण। अभिकथन हमारा कहता है इंदिरा आवास योजना सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिसको हम बोलते हैं MORD, ठीक है, MORD, तथा भवन शहरी विकास निगम हुडको, इसके द्वारा संचालित एक विशाल योजना है। सिंपल सी बात है, इंदिरा आवास योजना सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है, MORD के द्वारा, ठीक है। और भवन एवं शहरी विकास निगम हुडको द्वारा संचालित की जाती है। इंदिरा आवास योजना गांव और शहर के हिसाब से अलग अलग तरीके से, बिल्कुल ठीक है। कारण क्या था इंदिरा आवास योजना को चालू करने का? ये योजना गरीब और जो गृह विहीन लोग हैं इनके लिए मुफ्त आवास प्रोवाइड करवाती है, तो ये भी सही है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से आप इंग्लिश मीडियम में आ जाएंगे तो एसेशन ठीक है, रीजन भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसकी, तो ये आपका यहाँ पे ए करेक्ट है। ओके, चलिए अब देखो बच्चों, जो भी क्वेश्चन हम बाकी के भी डिस्कस करेंगे ना, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर आपका डी ही होने वाला है। क्यों होगा सर? क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपके 4 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, इनके जो सब पॉइंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, बड़े ध्यान से। तो 7 क्वेश्चन क्या है, देसाई के विचार के अनुसार कल्याणकारी राज्य की विशेषताओं में शामिल है। तो अगर आपसे पेपर में 6 नंबर में पूछा जाए कि कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं बताओ, तो कैसे लिखोगे? सबसे पहली विशेषता होती है बच्चों सकारात्मक राज्य की, ठीक है। दूसरी विशेषता होती है लोकतांत्रिक राज्य की, क्योंकि एक कल्याणकारी राज्य में जब लोकतंत्र होगा तभी लोग अपनी बातों को सरकार के सामने रख सकेंगे। अगर सरकार गलत करती है तो उसका विरोध कर पाएंगे। सी है बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका मतलब ये है कि जनता के विकास के लिए सरकार भी काम करेगी, ठीक है, और पूंजीवाद इसको भी अपनाया जाएगा, किसी एक को नहीं, ना ही एक पूंजीवाद ना ही एक समाजवाद, दोनों को मिलकर काम करना है, ठीक है। तो ये तीनों विशेषता है कल्याणकारी राज्य की। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8। अब ध्यान से देखना बच्चों, सामाजिक परिवर्तन के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो 2 नंबर में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि समाज में होने वाले परिवर्तनों के नाम लिखिए। तो सबसे पहला, समाज में जो परिवर्तन है वो बहुत ही बड़े बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे मोटे बुनियादी परिवर्तन भी होते हैं। परिवर्तन की जो दर है
वो कई बार तेजी से भी परिवर्तन आते हैं समाज में, कभी मंद गति से भी आते हैं। समाज में आंतरिक परिवर्तन भी आते हैं और बाहरी परिवर्तन, दोनों तरीके के आते हैं। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन जो डी है हमारा, उपरोक्त सभी, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इंग्लिश में आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे बेसिकली हमें कुछ कथन दिए गए हैं, इसको मैं ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि औद्योगिक शहरों ने बिल्कुल एक नगरीय संसार को जन्म दिया है। बिल्कुल ठीक है, कैसे? अब नगरीय संसार की क्या विशेषताएं होती हैं? तो नगरों में फैक्ट्रियों का जो धुआं है और जो कालिक होती है, ये देखी जाती है ना, काले बादल धुएं वाले। ठीक है सर जी, पहला तो राइट हो गया। दूसरा, औद्योगिक श्रमिक वर्ग की भीड़भाड़ वाली बस्तियां जो हैं ये देखी जाती हैं, यानी कि जहाँ पे मजदूर वगैरह रहते हैं ना, उनकी भीड़भाड़ वाली बस्तियां देखी जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। मेडिकल सुविधा यहाँ पे उपलब्ध होती हैं। अरे जो झुग्गी झोपड़ियां बस्तियां होती हैं, क्या वो पे मेडिकल सुविधाएं होती हैं? नहीं होती हैं। उसके बाद गंदी और सफाई का नितांत अभाव होता है, यानी कि गंदगी यहाँ पे ज़्यादा होती है और सफाई का अभाव होता है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो ये तीसरा हमारा राइट हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, पहला, दूसरा और चौथा जिसमें सही मिले, तो ऑप्शन आपका सी वाला जो है ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से इंग्लिश में पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत, मतलब चौथा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन 10 की। ध्यान से पढ़ो, अभिकथन और कारण। अभिकथन कहता है कि बहुत सारे जो ब्रिटिश प्रशासक हैं, ये ब्रिटिश प्रशासक मानव विज्ञानी ये मानते थे कि राज्य का कर्तव्य है कि वो जनजाति को संरक्षण दें। यानी कि बहुत सारे ब्रिटिश प्रशासक जो कि मानव विज्ञानी थे, वो ये मानते थे कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो जनजाति को संरक्षण दें। जैसे हमारे जो डीपीएसपी है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो भी इसी की बात करते हैं। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि जनजातियों पर लगातार दबाव बनाया जाता है, ठीक है, कि वे हिंदू संस्कृति की मुख्य धारा में अपना समायोजन कर लें। जब ब्रिटिश लोग हम पे शासन कर रहे थे, तो उस टाइम पे बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पे लोगों को जबरदस्ती हिंदू धर्म में परिवर्तित करवाया जा रहा था। तो ये बात उसी के लिए कही गई कि राज्य का ये कर्तव्य है कि जो भी एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों को कहता है कि तुम हमारे में शामिल हो जाओ, तो ऐसी जो दबाव है उसको खत्म करने के लिए संरक्षण दे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, संरक्षण दिया जाना चाहिए। अब क्यों दिया जाना चाहिए, तो ये भी यहाँ पे करेक्ट बता दिया गया है। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए, अभिकथन ए और कारण आज दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से तो असेसन ठीक है, रीजन भी ठीक है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 में पूछा गया बच्चों कि 3 क्रांतियों ने समाज शास्त्र के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया था, वे कौन थी? तो 3 क्रांतियां हुई थी बच्चों, ठीक है, जिससे समाज शास्त्र का उद्भव हुआ था, वो कौन सी हुई थी? तो सबसे पहले जो क्रांति है वो हुई थी वैज्ञानिक। ठीक है, अब देखेंगे तो वैज्ञानिक क्रांति यहाँ पे भी है, वैज्ञानिक यहाँ पे भी है और वैज्ञानिक यहाँ पे भी है। ठीक है, लेकिन दूसरी जो हुई थी वो हुई थी बच्चों आपकी क्या बोलते हैं, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, अब फ्रांसीसी क्रांति इसमें भी है और फ्रांसीसी क्रांति इसमें भी है। अब यानी कि सी हट गया हमारा, अब ए और बी रह गया। अब सोचो अगली क्रांति कौन सी हुई थी? अमेरिका नाम की कोई क्रांति है? नहीं है। तो कौन सी क्रांति थी बच्चों? औद्योगिक क्रांति। ठीक है, इस प्रकार से तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको एक आधा क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा पेपर में। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। और इस सर जी यहाँ पे आपके ना 3 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे एक बार में, बड़े ध्यान से देखना। इसीलिए मैंने बोला था कि आपको इस पेपर में, एक पेपर के अंदर ना 3-4 पेपर का निचोड़ देने वाला हूं मैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विवाह के जो प्रकार हैं इसको सही चुनना है। तो सबसे पहला है बहुविवाह। एक समय में एक स्त्री अथवा एक पुरुष एक से अधिक पत्नी रख सकता है, एक से अधिक पति रख सकता है। बहुविवाह सिंपल सा क्या है कि एक टाइम पीरियड पे जो एक महिला है वो एक से अधिक पति रख सकती है, एक टाइम पीरियड पे एक जो पुरुष है वो एक से अधिक पत्नियां रख सकता है। ठीक है, बहुपति विवाह जब एक से अधिक व्यक्ति एक महिला से विवाह करें। ठीक है, और बहुपत्नी विवाह जब एक व्यक्ति से एक से अधिक महिला विवाहित होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। ठीक है, इसी प्रकार से आपका एक और आता है एकल विवाह क्या होता है। ठीक है, एक और आता है कि अंत्य विवाह क्या होता है। इस प्रकार से बहुत सारे विवाह आ जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपका क्या नाम है, ये तो एमसीक्यूज हो गए। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन जो डी रहेगा ये आपका करेक्ट है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन 13 की। बड़े ध्यान से देखना बच्चों,
सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरण क्या है, यानी कि जब हम बात करते हैं सामाजिकरण की, ठीक है, सोशलाइजेशन की, तो इसके अभिकरण क्या है, एजेंसीज क्या है इसकी। तो समाज में अगर समाजीकरण होना है तो उसके लिए हमें एक परिवार चाहिए होगा, ठीक है, परिवार है तो एक समूह चाहिए, समूह में मित्र होने चाहिए, क्रीड़ाएं, विद्यालय वगैरह होना चाहिए, जन का माध्यम होना चाहिए हमारे पास में, तभी ना हम समाजीकरण कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 14। अब ध्यान से देखो, समाज शास्त्र के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो समाज शास्त्र जो है ये क्या है, समाज शास्त्र समाज का एक विज्ञान है जिसका दायरा बहुत ही व्यापक है। समाज शास्त्र दोनों संगठित और असंगठित दोनों ही समाजों का अध्ययन करवाता है। समाज शास्त्र मूल रूप से एक व्यक्ति का एक पशु के रूप में अध्ययन सामाजिक कराता है। सिंपल सी बात है भाई, समाज शास्त्र क्या है, तो ये समाज का विज्ञान है जिसका दायरा बहुत ही व्यापक है और समाज चाहे संगठित हो या असंगठित हो दोनों का अध्ययन करवाता है। समाज शास्त्र मूल रूप से एक व्यक्ति का एक पशु के रूप में अध्ययन सामाजिक कराता है, इस प्रकार से है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पेपर में 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए समाज शास्त्र की विशेषताएं लिखिए इस प्रकार से, तो ये तीनों विशेषताएं 2 नंबर में लिख दोगे, पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। वेल, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ठीक है, इसी प्रकार से आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका है 15, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है कि धुर्रे के अनुसार जाति की विशेषताओं में शामिल है। तो अगर आपसे पेपर में 6 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि धुर्रे के अनुसार जाति की विशेषता बताइए, तो सबसे पहले विशेषता इसकी खंडीय विभाजन और दूसरा है सोपानिक विभाजन। खंडीय विभाजन है, सोपानिक विभाजन है, बी है प्रतिबंधित सामाजिक अंतःक्रिया है और सी है विवाह संबंधित कठोर प्रतिबंध होते हैं जातियों में, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन जो डी वाला है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका ये डी है। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। अब 16 में ये है कि जो परिस्थिति है उसमें एक है प्रदत्त, एक होती है प्रदत्त, ठीक है, और एक होती है बच्चों अर्जित वाली। पहले अर्जित समझ लो क्या है, अर्जित वो होती है जिसके लिए हमें खुद से मेहनत करनी पड़ती है। अब मेहनत करके हम क्या कमाते हैं, मेहनत करके हम शिक्षा कमा लेते हैं, ठीक है, हम कौशल प्राप्त कर लेते हैं, हम धन प्राप्त करते हैं, हम कोई भी व्यापार कर लेते हैं, इस प्रकार से, है ना। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं, ये क्या है, ये अर्जित है। अब प्रदत्त क्या होता है कि जिसके लिए हमें मेहनत ही ना करनी पड़े, जो हमें किससे मिलती है, ये हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो जन्म से हमें जाति प्राप्त हो जाती है, जन्म से हमें रक्त संबंध ये मिल जाते हैं, जन्म से जन्म मिल जाता है, ठीक है, लिंग भेद मिल जाता है, इससे आप स्त्री होंगे पुरुष होंगे, तो ये आपको जन्म से ही प्राप्त होता है ना। तो क्या बोलेंगे, अब इसमें अगर आप देखें तो कौन सा राइट होगा, सर जी एक और ऑप्शन दिखाओ, यहाँ पे ए बी सी में नहीं है सारे ऑप्शन, बिल्कुल बिल्कुल ये रहा डी वाला, ये आपका राइट है, ठीक है, इस प्रकार से। आई होप अब आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में सिलेक्ट द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटस, तो ये चारों आ जाते हैं आपके और ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब ध्यान से देखो, आपके लिए हमने ऑलरेडी कितने पेपर करवा दिए आपको, इस पेपर को मिला के टोटल हो जाएंगे आपके 4 सैंपल क्वेश्चन पेपर, और जिस भी बच्चे ने अगर इन 4 पेपर को कर रखा है तो डेफिनेटली उसके 80 आउट ऑफ बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि देखो, जब भी हम पेपर डालते हैं तो उसमें हम कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं लेते हैं, हम उसमें वही क्वेश्चन लेते हैं जिसकी संभावना है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है बच्चों, ठीक है ना। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अब आप मुझे बताओ 16 में से आपने कितने एमसीक्यू क्वेश्चन का राइट आंसर दिया बच्चों। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आगे सेक्शन नंबर बी की। चलिए यहां पे आ चुका है हमारा अगला सेक्शन, सेक्शन नंबर बी यानी कि खंड बी है। अब इसमें 2 नंबर के हैं तो हमारे 9 क्वेश्चन, लेकिन 2 क्वेश्चन में अथवा है तो इसलिए 2 नंबर के 11 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, समाज शास्त्र किसे कहते हैं। समष्टि समाजशास्त्र और व्यष्टि समाजशास्त्र, इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। और सर जी ये तो इकोनॉमिक्स वाला आ गया, समष्टि इकोनॉमिक्स और व्यष्टि अर्थशास्त्र वाला, ठीक है। तो समझते हैं कि समाजशास्त्र क्या है और जो डिफरेंस है उसके बारे में भी। सबसे पहले समाज शास्त्र, समाज शास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से किया गया अध्ययन है, ठीक
ठीक है। और ये अध्ययन बेसिकली विज्ञान की तरीके से होता है, ठीक है, क्योंकि विज्ञान में भी एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से आप किसी भी फॉर्मूला को उपयोग करते हैं, वैसे ही समाजशास्त्र में भी अध्ययन होता है सामाजिक संबंधों का, ठीक है, इस चीज को विज्ञान बोला गया है। अब देखो डिफरेंस क्या उठता है। तो सबसे पहले डिफरेंस आता है समष्टि समाजशास्त्र का, ठीक है, और फिर व्यष्टि का। तो पहले समष्टि समाजशास्त्र को समझिए। समष्टि में बहुत ही बड़े बड़े समूह, बड़े बड़े संगठन और जो सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं इसका अध्ययन करते हैं, जबकि व्यष्टि में आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन है। तो समष्टि में बड़े समूह, संगठन, व्यवस्थाएं, इसका अध्ययन होता है, और व्यष्टि में आमने सामने जो मनुष्य के व्यवहार होते हैं इसका अध्ययन होता है, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, जाति व्यवस्था के बदलते हुए कोई दो प्रतिमान लिखो। तो ये 4 नंबर में भी आ सकता है, तो मैं आपको 4 नंबर के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है, 2 नंबर में 2 पॉइंट, 4 नंबर में 4-5। अब देखो जाति व्यवस्था के बदलते हुए प्रतिमान क्या है। तो सबसे पहले तो ये है कि खान पान संबंधी परिवर्तन आते हैं, ठीक है, खान पान संबंधी बहुत ही कठोर नियम हो जाते हैं। विवाह से संबंधित भी कठोर नियम होते हैं जाति व्यवस्था में, ओके। व्यावसायिक प्रतिबंधों में परिवर्तन आ जाता है, और शिक्षा संबंधी प्रतिबंधों में भी इस परिवर्तन आ जाता है। जैसे जैसे आधुनिक होते जाते हैं वैसे वैसे खान पान, व्यवसाय, विवाह, शिक्षा, ये सभी थोड़े ढीले पड़ते चले जाते हैं, ठीक है, लोग इनसे बाहर निकलने लगते हैं, ये चीजें होती हैं। तो ये प्रतिमान जो है जाति व्यवस्था के बदल रहे हैं धीरे धीरे करके। अब इन्हीं को इंग्लिश में देखिए, व्हाट इज सोसाइटी, ओके, व्हाट इज सोशोलॉजी एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो सोशोलॉजी एंड माइक्रो, ठीक है ना, वही आ गया माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला, ओके। तो सोशोलॉजी क्या है और माइक्रो सोशोलॉजी और माइक्रो सोशोलॉजी, इसके बारे में यहाँ से पढ़िए। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या था कि राइट एनी टू पैराडिग्म्स ऑफ चेंजिंग कास्ट सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये आपके सारे पॉइंट है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ध्यान से देखो बच्चों, उन बौद्धिक विचारों का वर्णन कीजिए जिनकी समाज शास्त्र की रचना में भूमिका है। यानी कि आपको उन बौद्धिक विचारों को बताना है जिनकी समाज शास्त्र की रचना में भूमिका है। तो समाज शास्त्र की रचना जो है वो कैसे की गई है आखिरकार, तो देखते हैं। प्राकृतिक विकास के वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्राचीन यात्रियों के द्वारा पूर्व आधुनिक सभ्यताओं की खोज से प्रभावित होकर उपनिवेशी प्रशासकों, समाज शास्त्रियों एवं सामाजिक मानव विज्ञानियों ने समाज के बारे में इस दृष्टिकोण से विचार किया कि उनका विभिन्न प्रकारों में वर्गीकरण किया जाए ताकि सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों को पहचाना जा सके। और सर जी इतना बड़ा सेंटेंस एक ही सांस में देखो ध्यान से समझो। प्राकृतिक विकास के वैज्ञानिक सिद्धांतों ने, ठीक है, साथ ही साथ जो प्राचीन यात्री थे इन्होंने क्या किया, पूर्व आधुनिक अपने से पहले की सभ्यताओं की खोज जब हुई तो उससे प्रभावित हुई ये लोग, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे उपनिवेशी जो प्रशासक थे वो शामिल हुए, समाजशास्त्री शामिल हुए, समाज मानव विज्ञान शामिल हुए, मानव विज्ञानी जो व्यक्ति हैं वो शामिल हुए। अब इन सभी ने मिलकर, ठीक है, इस दृष्टिकोण से विचार किया कि उनका विभिन्न प्रकारों में वर्गीकरण किया जाए लोगों का, इन खोजों का, ताकि सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों को पहचाना जा सके कि किसी पर्टिकुलर एरिया में सामाजिक विकास कैसे हुआ था। तो इसी तरीके से समाजशास्त्र की रचना हुई है, ओके। चलिए, डिस्क्राइब द इंटेलेक्चुअल आइडियाज दैट प्ले अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। तो कैसे करेंगे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, कार्य रूपांतरण से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो कार्य का जो रूपांतरण है ये कैसे होता चला जा रहा है। तो सबसे पहले क्या बताएंगे कि कार्य जो है इसमें जैसे जैसे औद्योगिक प्रक्रियाएं आ रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, वैसे वैसे काम जो है वो बहुत ही सरल और आसानी से हो रहा है, ठीक है। तो पहला ये हो गया। दूसरा, थोक उत्पादन के लिए थोक बाजारों की आवश्यकता है, क्योंकि मशीनें जब ज़्यादा आ रही है, कम टाइम में अच्छा काम हो पा रहा है, तो इससे सिंपल सी बात है कि थोक उत्पादन बहुत हो रहा है, तो अब हमें ऐसे जगह चाहिए, ऐसा मार्केट चाहिए जहाँ पे थोक बाजार आसानी से बेसिकली बेचा जा सके। तीसरा, उत्पादन की प्रक्रिया में नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, स्वचालित उत्पादन हो रहा है, जैसे गाड़ियां वगैरह हैं वो एकदम मशीन से ऑटोमेटिकली बनाई दी जाती है ना। इसी प्रकार से उदार उत्पादन है, कार्य का विकेंद्रीकरण है, कार्य का सरलीकरण है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको बताना था। अब इसी का इंग्लिश वर्जन देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्क कन्वर्जन। तो वर्क का कन्वर्जन कैसे हो रहा है यहाँ से पढ़ सकते हैं, ओके।
अब देखिए, टाइलर ने संस्कृति के दो आयाम दिए हैं। एक तो है संस्कृति का भौतिक आयाम और एक है बच्चों अभौतिक आयाम। तो संस्कृति का भौतिक और अभौतिक आयाम का आपको वर्णन करना है। बड़े ध्यान से देखना बच्चों। जब हम बात करते हैं भौतिक सांस्कृतिक आयाम के, तो क्या बोलते हैं? तब हम बोलते हैं कि ये भौतिक आयाम उत्पादन बढ़ाने और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब उत्पादन कैसे बढ़ेगा, जीवन स्तर कैसे बढ़ेगा? तो इसमें औजार के माध्यम से, नई तकनीक के माध्यम से, यंत्र, भवन और यातायात के साधन के माध्यम से हम अपना विकास कर पाते हैं। अभौतिक क्या होता है? यहाँ पे ये अभौतिक है। अभौतिक में संज्ञानात्मक तथा मानकीय पक्ष होता है, अर्थात जिसमें ज्ञान की बात हो, विचार की बात हो। ठीक है, उदाहरण के लिए प्रथाएं वगैरह हो गई। संस्कृति के एकीकृत कार्यों हेतु भौतिक और अभौतिक आयामों को एकजुट होकर कार्य करना होता है। अगर हमें संस्कृति के लिए कार्य करने हैं तो हमें भौतिक का भी सहारा लेना पड़ेगा और अभौतिक का, यानी कि हमें ज्ञान, विचार, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें यंत्रों का उपयोग करते हुए विकास करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें हैं। तो 19 आपको समझ में आ गया बच्चों अच्छे तरीके से? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 है, क्रांतिकारी परिवर्तन किन्हें कहते हैं? समझाइए। हैं सर जी, क्रांतिकारी परिवर्तन भी आए थे क्या? अरे बिल्कुल आए थे। कैसे? देखो, वह परिवर्तन जो कि तुलनात्मक रूप से शीघ्र और अचानक आते हैं। ठीक है, ऐसे परिवर्तन आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में, आपके देश में, आपके समाज में, पूरे वर्ल्ड में, वो परिवर्तन जो कि एकदम अचानक से आ जाते हैं, रातों रात आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे एक क्रांतिकारी परिवर्तन क्या हुआ था? 1857 का विद्रोह हुआ, भारत का आजाद हो जाना। ठीक है, ये सभी क्या है? क्रांतिकारी परिवर्तन है। इसका प्रयोग मुख्यतः राजनीतिक संदर्भ में होता है, जहां पूर्व सत्ता वर्ग को स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि अगले दिन कौन सा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, जो लोकसभा है वो किसको चुनेगी, जिसको बहुमत मिलता है, तो पता ही नहीं आपको, रातों रात एक नया प्रधानमंत्री बन के खड़ा हो जाता है इस प्रकार से, है ना। तीसरा क्या है? एग्जाम्पल के लिए फ्रांसीसी क्रांति है, तो 1917 मतलब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 की। 1917 की रूसी क्रांति थी, औद्योगिक क्रांति है, संचार क्रांति है। तो ये सभी ऐसे परिवर्तन थे जिन्होंने रातों रात पूरे विश्व में तहलका मचा दिया था, है ना। ये चीजें थी, तो इनको बोलते हैं क्रांतिकारी परिवर्तन। ओके बच्चों, इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। रिवॉल्यूशनरी चेंजेस इन कॉल्ड, मतलब किन्हें यहाँ पे किन्हें ये इंग्लिश में कैसे आ गया? चलिए, रिवॉल्यूशनरी जो चेंजेस है उसके बारे में यहाँ से पढ़ लीजिए। आगे बच्चों, समाज शास्त्र में नौकरशाही से क्या तात्पर्य है? तो ये प्रश्न 4 नंबर में भी आ सकता है, ध्यान से देखना। ठीक है, नौकरशाही संगठन का वह साधन हुआ करता था जो कि घरेलू दुनिया को सार्वजनिक दुनिया से अलग करने पर आधारित है। ठीक है, एक होती है हमारी घरेलू दुनिया, एक होती है सार्वजनिक दुनिया। तो नौकरशाही संगठन जो था ये वही साधन था जो कि घरेलू दुनिया को सार्वजनिक दुनिया को अलग करता था। इसका अर्थ ये हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र में व्यवहार स्पष्ट नियमों से संचालित होते थे, नियम स्पष्ट थे, उसी से सार्वजनिक क्षेत्र संचालित होता था। सार्वजनिक संस्था के रूप में नौकरशाही कर्मचारियों की शक्तियों को उनकी जिम्मेदारियों की तुलना में प्रतिबंधित करती है तथा उन्हें संपूर्ण शक्ति प्रदान नहीं करती, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये पॉइंट है आपका, जो कि आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। आगे देख लेते हैं। तो ये दिया गया कि व्हाट इज मीन बाय ब्यूरोक्रेसी इन सोसाइटी, तो क्या होती है इसके बारे में पढ़ लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, औद्योगिक क्रांति के 2 प्रमुख पहलू कौन से थे? तो कौन कौन से थे? सबसे पहला पहलू तो ये था कि विज्ञान और तकनीकी का औद्योगिक उत्पादन से व्यवस्थित प्रयोग करना। ठीक है, और दूसरा पहलू ये था कि औद्योगिक क्रांति ने श्रम और बाजार इसको बहुत ही नए ढंग से और बहुत बड़े पैमाने पर संगठित किया, क्योंकि सिंपल सी बात है, औद्योगिक क्रांति हो रही है तो लेबर भी बहुत ज्यादा चाहिए, मार्केट भी नया चाहिए, उत्पादन बहुत होगा, मशीनें बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए। ठीक है, अब ये पहले तो विकसित हुआ नहीं था, तो इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर इसको विकसित किया गया था। ठीक है, इस प्रकार से। इसी को इंग्लिश में देख लेंगे आप यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट वर 2 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसके बारे में यहाँ से पढ़िए। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 23। अब ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये अभी मैंने आपको जो एमसीक्यू करवाया था ना, उसी का एक बड़ा क्वेश्चन है ये, जो कि वैसे तो मैं 2 नंबर में समझा रहा हूँ, ये आपका 4 में भी आ सकता है और 6 नंबर भी आ सकता है। तो जो आंसर आपको समझा रहा हूँ ये 6 नंबर के हिसाब से समझाता हूँ। ठीक है, देखो, दूरिया के अनुसार
जाति की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो धुर्य ने जाति की 4 नहीं बल्कि 6 विशेषताएं बताई हैं। अब कौन कौन सी हैं वो, उसे ध्यान से देखो। ठीक है, सबसे पहली विशेषता है बच्चों खंडीय विभाजन पर आधारित, अर्थात धुर्य कहते हैं कि समाज जो है वो कई बंद पारस्परिक अनन्य खंडों में बटा हुआ है जो जन्म से निर्धारित होता है। यानी कि जातीय जो है वो किस पे डिवाइड है, वो जन्म से डिवाइडेड है। ठीक है, दूसरा है सोपानिक विभाजन पर आधारित है, यानी कि प्रत्येक जाति दूसरी जाति की तुलना में असमान होती है। कोई भी दो जातियां कभी समान नहीं हो सकती हैं। ठीक है, सोपानिक विभाजन क्या हो गया कि हर एक जाति दूसरी जाति से असमान होती है, कभी भी दो जातियां एक जैसी नहीं हो सकती हैं। तीसरा पॉइंट, सामाजिक अंतःक्रिया पर प्रतिबंध लगाती है, विशेष करके साथ बैठकर भोजन करना, भिन्न भिन्न अधिकार और कर्तव्य निर्धारित करती है। ठीक है ना, तो जो जाति है वो क्या करती है, समाज की बहुत सारी क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाती है, खास करके एक साथ बैठ के भोजन करना। ठीक है, जाति जो है वो जन्म पर आधारित है तथा वंशानुगत होती है, इसीलिए इसमें श्रम विभाजन में कठोरता दिखाई जाती है तथा विशिष्ट व्यवसाय कुछ विशिष्ट जातियों को ही दिए जाते हैं। कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं जैसे कि मान लीजिए कि यज्ञ करना है तो केवल जो ब्राह्मण जाति होगी, ब्राह्मण वर्ग में जो जातियां होंगी सिर्फ वही करेंगे। विवाह पर कठोर प्रतिबंध होते हैं क्योंकि जाति में ही विवाह होंगे ऐसा नियम होता है। ठीक है, ये चीजें थी। तो है तो 2 नंबर का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, वैसे 4 या 6 नंबर का है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब इसी का इंग्लिश वर्जन देखो पहले। राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट अकॉर्डिंग टू धुरे। तो पढ़ लीजिए यहाँ से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, ध्यान से समझना बच्चों। भारतीय समाजशास्त्र के इतिहास में ग्रामीण अध्ययनों का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो भाई ग्रामीण अध्ययन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो ये प्रश्न 4 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए बड़े ध्यान से समझे। तो भारतीय इतिहास में गांव का क्या महत्व है। सबसे पहला, गांव जो है ये ग्रामीण शोध कार्यों के स्थल के रूप में भारतीय समाजशास्त्र को लाभान्वित करते हैं। यानी कि गांव जो है अगर एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके हमें काम करना है तो ऐसे शोधकर्ताओं के लिए ये बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, दूसरा, जो गांव होते हैं ये निर्जातीय शोध कार्य की पद्धति के महत्व से परिचित कराने का मौका देते हैं। निर्जातीय यानी कि जहाँ पे समाज में कुछ डिवीजन होता है जाति धर्म भाषा संस्कृति आदि के आधार पे, तो जो शास्त्री होते हैं समाज शास्त्री वो वहाँ पे जाके उसको परिचित एक्चुअल में कैसे लोग व्यवहार करते हैं वो समझ पाते हैं। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन के बारे में जो समाजशास्त्री हैं वो आंखों देखी जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, भारत के आंतरिक हिस्सों में क्या हो रहा था उसकी पूरी जानकारी मिल जाती है। अतः ये कहा जा सकता है कि गांव के अध्ययन से संपूर्ण भारत का विकास हुआ है तथा समाजशास्त्री को एक कार्य क्षेत्र भी मिल गया है कि गांव के बारे में अध्ययन करें, शोध करें। ठीक है, इस प्रकार से। ओके बच्चों, तो यहाँ पे गांव की इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई बढ़िया तरीके से, है ना। चलिए इसी का इंग्लिश वर्जन देखिए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सोशोलॉजी। तो क्या है इसके बारे में आप यहां से पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। ओके, अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 25 की। अब इसमें क्या है, इसमें आपके विवाह का डिफरेंस है, आपके विवाह का नहीं जो विवाह के टाइप है उनका डिफरेंस है। ठीक है, देखो एक तो है एकल विवाह, दूसरा है बहुल विवाह। इसमें डिफरेंस, एक है बहुपति विवाह, एक है बहुपत्नी विवाह, इसमें डिफरेंस। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बात करते हैं एकल विवाह की। तो जब एक समय में एक स्त्री या फिर एक पुरुष एक ही पति या एक ही पत्नी से विवाह करे तब, यानी कि एक टाइम पे किसी एक पुरुष का एक ही स्त्री से विवाह होगा, एक स्त्री का एक ही पुरुष से विवाह होगा, उसे एकल विवाह बोलते हैं। दूसरा आता है बहुविवाह। तो एक समय में जब एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों के साथ में शादी करे उसे बहुविवाह बोलते हैं। ठीक है, साथ ही जब एक पुरुष एक से अधिक पत्नियों के साथ में महिलाओं के साथ विवाह करे उसे बहुविवाह बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या था कि बहुपति और बहुपत्नी। तो ये जो है ना बहुविवाह इसी का दूसरा पार्ट है। कैसे, बहुपति विवाह क्या होता है कि जब एक से अधिक व्यक्ति एक महिला से विवाह कर ले। ठीक है, बहु और बहुपत्नी में जब एक व्यक्ति से एक से अधिक महिला विवाह करें। बहुपति यानी कि एक पत्नी की एक महिला की अधिक पति, और बहुपत्नी यानी कि एक पति की एक से अधिक पत्नियां। ये होता है सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये हो गया आपका यहाँ पे
दोनों क्वेश्चन कंप्लीट। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो देख लीजिए, डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोगेमी एंड पोलीगैमी, और जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसके बारे में ये रहा आंसर। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो पेपर मैंने आपको करवा रखे हैं, ठीक है, उसके जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ताकि आपकी तैयारी थोड़ी सी और अच्छी इंक्रीज हो जाए। जिन्होंने लास्ट वीडियोस नहीं देखी होंगी उनके लिए वो बेनिफिशियली साबित पक्का होंगे। ठीक है, अब इसमें भी हमने आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एमसीक्यूज करवाए थे। ठीक है, जो हमारा मेन पॉइंट है पहले हम उसे देखते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन वाला। ठीक है, अब देखो इसमें हमने 2 नंबर के बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको समझाए थे। नागरिकता के अधिकार क्या होते हैं, तो 3 प्रकार के अधिकार थे इसके। ठीक है, नागरिक अधिकार, राजनीतिक, सामाजिक। नातेदारी क्या होती है, विवाहमूलक नातेदारी क्या होती है, तो नातेदारी रक्त संबंध होते हैं। विवाहमूलक जो रक्त के माध्यम से नातेदार बनते हैं उनको बोलते हैं विवाहमूलक, मतलब विवाह के बाद में जो बनते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन थे। सामाजिक प्रतिबंध तथा मूल्यों को समझाना था आपको, उपसंस्कृति को परिभाषित करना था, तो ये भी आपको मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो देखी होगी तीसरे पेपर की तो आपको पता होगा। ठीक है, ग्रामीणों का अध्ययन ये तो हो ही गया। अब देखो 6 नंबर के कुछ क्वेश्चन मैं आपको मैंने करवाए थे पिछली वीडियो में, तो उसको करके जाना। जैसे कि समाज शास्त्र जो है इसमें मैक्स वेबर के योगदान के ऊपर आपको विस्तार से चर्चा करनी थी, तो वो क्या था ये भी आपको बढ़िया तरीके से समझा हुआ मैंने। सत्ता के कितने प्रकार हैं ये भी समझा रखा है। ठीक है ना, तो ऐसे करके आपको मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो ऑलरेडी समझाए हुए हैं। तो आप सभी बच्चे जाइए तीसरे पेपर की वीडियो देखिए अगर आपके पास में टाइम है। अब जैसे ये था कि विवाह एक सामाजिक संस्था, विस्तार से चर्चा कीजिए, तो ये भी आपको मैंने समझा रखा अच्छे तरीके से, है ना। देखो कितने सारे विवाह के प्रकार हैं जो अभी 2 नंबर में हमने समझे थे, ये उसी का पार्ट था। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट था। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो डेफिनेटली आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। भौतिक संस्कृति हो गई, अभौतिक संस्कृति हो गई, इसको 6 नंबर में आपको समझा रखा है जो मैंने आपको 2 नंबर में भी समझाया था। ठीक है ना, नगरीकरण को परिभाषित करना, तो ग्रामीण क्षेत्र कैसे होते हैं, ठीक है, उसके बाद में जो नगरीय क्षेत्र होते हैं ये कैसे होते हैं, तो सब कुछ आपको मैंने समझाया हुआ है बच्चों। ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपकी अच्छी तैयारी हुई होगी। ओके, तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप सभी ने मेरे साथ मिलके क्लास 11th के अपने सोशोलॉजी के फाइनल के एग्जाम के लिए जो हमारा चौथा सैंपल पेपर है इसके पार्ट 1 को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है।